डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा जो ये कोर्स है BEGE 143, जिसका उन्वान है शायरी को समझना। आज इस हमारा जो ये लेक्चर है, ये ब्लॉक 4 पे मबनी है, जिसका उन्वान है पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन्स, जिसमें हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। अब अभी तक हम 2 यूनिट्स के बारे में बात कर चुके हैं। यूनिट जो फर्स्ट और सेकंड है, उसमें हमने किंगफम सिंह नोंगिया रेह और निर्मला पतूल को अभी तक हमने किया है। आज हम जो आगे बात करेंगे, आज हम समझने की कोशिश करेंगे ज्योति लंजेवर और सुखीर तरनी, जो ये दो पोइट्स हैं। इन्होंने अपनी पोइट्री में क्या लिखा है, इनके क्या थीम्स हैं, इन्होंने किन इश्यूज को अपने पोइट्री में लाया है फॉर राइटिंग सेक, और आर दीज टू राइटर्स राइटिंग फॉर लाइफ सेक। वी विल कम टू नो लिटिल बाय लेटर कि इनका जो लिखने का मकसद है वो ये क्यों लिख रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, जब हम लिखने वाले की बात करते हैं, मुसन्निफ की बात करते हैं, जो एक राइटर होता है वो लिखता, उसकी बहुत सारे वजूहात होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल ने भी बहुत सारे एसेज लिखे हैं। व्हाई आई राइट उसका एक एसे है, उसमें वो लिखते हैं कि राइटर जो लिखता है इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस समवन राइट्स because he just wants to give vent to his emotions, feelings, and he just wants to express his opinions regarding several issues. तो वहीं पे उसका मानना है कि someone writes for the posterity, यानी कि जो कोई राइटर होता है उसका एम इसलिए होता है, वो लिखता इसलिए है कि उसको उसके दिमाग में ये होता है कि मेरी जो मैसेज है ये फ्यूचर जनरेशंस तक जानी चाहिए। मेरे जो आइडियाज है ये जो फ्यूचर जनरेशंस आने वाली जो नस्लें हैं उन तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहता है। और फिर जब हम बात करते हैं और जॉर्ज ऑरवेल की इसी एसे की व्हाई आई राइट, this is an autobiographical essay. You would come to know actually why George Orwell wrote. If you are going to read this essay, you would find autobiographical traits in this essay, and what were the things which prompted writer like George Orwell choose this domain of writing. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप जॉर्ज ऑरवेल के एसे का अच्छे से मुताला करते हो, व्हाई आई राइट का अच्छे से मुताला करते हो, वहां पे आपको बहुत सारे रीजंस मिलते हैं। यानी कि जॉर्ज ऑरवेल कहता है कि कोई राइटर खाली इसलिए लिखता है कि वो खाली अपनी इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। कोई बंदा इसलिए लिखता है कि वो he or she just wants to capture each and every incident or event which is happening in his or her surrounding। तो वो उन चीजों को कैप्चर करके एक रीडर के पास मैसेज पहुंचाना चाहता है। And there is another category of writers, George Orwell believes they write because they just want to become what we call the, यानी कि उन राइटर्स में आप नोट ऑफ डायडेक्टिसिज्म देखते हो। यानी कि जब आप उनकी पोइट्री पढ़ते हो वहां पे आपको लगता है कि दे आर राइटिंग फॉर लाइफ सेक, यानी कि आर्ट फॉर लाइफ सेक जिसको हम बोलते हैं। यानी कि उनकी राइटिंग में आपको वो समझाना चाहते हैं। यानी कि देयर आर सो मेनी राइटर्स दे राइट essentially because they actually यानी कि उन जो वो लिखते इसलिए है they just want to convince you कि you will have to follow this and that, यानी कि ट्रेट, यानी कि या कोई और चीज लाइफ में आपको ये चीजें करनी है। तो जब हम इन राइटर्स की बात करते हैं, किंगफम सिंह की बात करते हैं, निर्मला पतूल की बात करते हैं, ज्योति लंजेवार की बात करते हैं, या सुखीर तरनी की बात करते हैं, इनके राइटिंग को देख के आपको ये लगता है कि ये राइटर्स हैं इन्होंने क्यों लिखा है, what were the reasons they choose this profession called writing। आपको जब आप इनकी बुक्स का मुताला करते हैं तो आपको लगता है कि ये भी अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ये इवन जो इनके इर्द गिर्द इवेंट्स हो रहे हैं या हो चुके हैं, उन इवेंट्स को ये अब रीडर के सामने लाना चाहते हैं। तो जो ही हम बात निर्मला पतूल की अगर हम करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात की है। ये आपको एक्चुअली ट्राइबल लोगों की दास्तान आपके सामने रखती है निर्मला पतूल।
यानी कि इसकी जो पोएम्स आप पढ़ते हो वहां पे आपको बड़ा एक ग्लिम्प्स मिलता है, एक आपको एक इमेज मिलती है कि ट्राइबल लाइफ जो है वो क्या है, हाउ ट्राइबल पीपल लिव देयर यू नो लाइफ जिसको बोलते हैं, यानी कि वो दिन भर क्या करते हैं, उनकी जिंदगी में क्या होता है, वो अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। तो जब आप निर्मला पतोल की पोइट्री की बात करते हो वहां पे आपको मोर इम्पोर्टेंटली शी इज नॉट ओनली डिस्क्राइबिंग या डिपिक्टिंग only the mundane affairs of tribal people. No, she's at the same, she's also highlighting the problems, the sufferings of tribal people. यानी कि जैसे उसने एक माउंटेन द माउंटेन वुमन उसकी एक पोइम है निर्मला पतोल की। वी नो कि जो ये दो राइटर्स हैं किन्फम सिंह और निर्मला पतोल, ये एक्चुअली शेड्यूल्ड ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं, ये ट्राइबल लोग हैं जिनको हम दूसरे अल्फाजों में आदिवासी भी बोलते हैं। यानी कि इनकी जिंदगी पहाड़ों पे गुजरती है, हिल्स में ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यानी कि ट्राइबल लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि हिल्स में रह के। फॉर इंस्टेंस द माउंटेन वुमन, जब आप इस पोएम का मुताला करते हो, निर्मला पतोल की पोएम है, इसमें आपको वो एक ट्राइबल वुमन की लाइफ के बारे में लिख रही है। वो उस पोएम से आपको बड़ा वाजिया हो जाता है कि जो एक ट्राइबल औरत होती है, जो औरत पसमानदा होती है, वो कैसी जिंदगी गुजारती है पहाड़ों में। क्या उसके सामने, क्या वो वैसे ही जिंदगी गुजार रही है जैसे एक ऑर्डिनरी वुमन सिटी में लाइफ गुजार रही है, या इवन टाउन या इवन रूरल एरिया में लाइफ गुजार रही है? नहीं। व्हेन यू रीड दिस द माउंटेन वुमन, आपको वहां से पता चल जाता है कि ये जो ट्राइबल लोग हैं इनको बहुत दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि शायद वहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स इनके पास होती है। तो इन इश्यूज को ये अपनी पोइम्स में यानी कि एक रीडर के सामने लाती है। when you do this critical analysis of Nirmala Patol's poem, which is titled as The Mountain Child, यानी कि फिर वो बताती है इस पोएम में द माउंटेन चाइल्ड, अगेन अ वंडरफुल पीस ऑफ राइटिंग। एक अच्छी पोएम लिखी है निर्मला पतोल ने। उस पोएम में आपको वो एक ट्राइबल बच्चा जो होता है, जो बच्चा एक हिली रीजन में रहता है, माउंटेनस एरिया में रहता है, उसके बारे में लिखता है कि उसकी लाइफ कैसे गुजरती है, वो कैसी चीजों को एनालाइज करता है। फॉर इंस्टेंस उसकी जो पोएम है द माउंटेन चाइल्ड, इसमें वो लिख रही है द माउंटेन चाइल्ड, अ फ्रेगमेंट ऑफ द माउंटेन प्लेस इन द लैप ऑफ द माउंटेन toddling up the mountain. The mountain child sees a plane flying over the mountain and he asks his father, what is this bird? This is very interesting. The last couple of lines, I'm going to repeat it so that you could comprehend, what actually Nirmala Patol wants to convey to her readers. The mountain child sees, यानी कि this poem is about a child who is living in mountains, a child who belongs to tribal origin. The mountain child sees a plain, यानी कि एक माउंटेन में जो एक बच्चा रहता है, जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी हैं। जब एक बच्चे की यानी कि एक डिस्क्रिप्शन हमारे सामने निर्मला पतोल आती है, वो लिखती है द माउंटेन चाइल्ड सीज अ प्लेन, यानी कि जो बच्चा एक पहाड़ों में जिंदगी गुजार रहा है। ट्राइबल लोगों की हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो निर्मला पतोल की ये पोइम है द माउंटेन चाइल्ड, ये एक बच्चे के पे उसने ये पोइम लिखी है। वो बच्चा जो ट्राइबल ओरिजिन से है, वो बच्चा जो माउंटेन एरियाज में अपनी लाइफ गुजारता है, वो बच्चा जो बहुत दूर है सिटी लाइफ से, रूरल लाइफ से, टाउन लाइफ से, यानी कि हसल बसल जो यानी कि जो सिटी में आप देखते हो। तो यहाँ पे क्या लिख रही है द माउंटेन चाइल्ड सीज अ प्लेन फ्लाइंग ओवर द माउंटेन, यानी कि कभी कभार यानी कि अपनी इमेजिनेशन का देखना है, कैसे एक ऑथर अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता है या करती है। जैसे इसमें वो लिख रही है द चाइल्ड माउंटेन सीज अ प्लेन ओवर द माउंटेन फ्लाइंग ओवर द माउंटेन एंड ही आस्क्स हिज फादर व्हाट इज दैट बर्ड, यानी कि बड़े इनोसेंट अंदाज में जो ये बच्चा होता है, माउंटेन में रहता है, ट्राइबल रीजन से बिलोंग करता है, ट्राइबल ओरिजिन से इसका ताल्लुक होता है। जब ये अपने ऊपर से प्लेन को देखता है, माउंटेन एरिया से एक प्लेन जाता है, एरोप्लेन जाता है, फिर उसको देख के अपने पापा से बोलते हैं कि ये बर्ड कौन सा है, क्योंकि आज इसको लग रहा है कि मैं तो बर्ड्स को देखता हूँ,
हर रोज मैं every time when I see birds, I can recognize now each and every bird, because अब इन क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं जो माउंटेन्स में रहते हैं या फॉरेस्ट्स में रहते हैं, ये रिकग्नाइज करते हैं बर्ड्स को, या इवन बच्चे बुक्स पे पढ़ते हैं बर्ड्स ये है। लेकिन अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये क्या लिख रहा है यहाँ पे निर्मला पतोल इस पोएम में। ये जो ये बच्चा ये अपने पापा से बोल रहे हैं व्हाट इज दैट बर्ड, यानी कि ही इज हियर हिंटिंग टुवर्ड्स एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन को देख के अपने पापा से वो बोल रहे हैं कि ये बर्ड कौन सा है। शायद इसने उसका साइज देखा होगा बड़ा है, या इसने देखा होगा कि नाउ दिस एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन अ डिफरेंट मोड, ये कुछ सीधे ही जा रहा है कुछ बड़ा है, तो ये कौन सा बर्ड है। तो यहाँ पे आपको गेस हो सकता, यानी कि अगर आप खुद को यहाँ क्रिटिकल एनालिसिस करोगे इस पोएम का या इस लाइन का, पिछले 2-3-4 लाइंस इस पोएम में है द माउंटेन चाइल्ड, तो यहाँ पे आपको इन्हीं 3-4 लाइन से आपको पता चल जाता है कि जो माउंटेन एरिया जो ट्राइबल लोग हैं ये एक्चुअली बहुत दूर है एक मेन स्ट्रीम कल्चर से, सिटी लाइफ से। यानी कि इन्हें उस बच्चे को ये भी नहीं पता है कि ये एरोप्लेन है, यानी कि कितनी दूर ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। यानी कि बड़े इनोसेंट अंदाज में अपने पापा से बोल रहे हैं कि ये बर्ड कौन सा है, अदरवाइज दिस इज अ प्लान। तो यहाँ पे यानी कि टेक्नोलॉजी से दूर है, एजुकेशन से दूर है ये जो ट्राइबल लोग हैं। तो यहाँ पे शायद हिंट दे रही है निर्मला पतोल अपने अल्फाज में कि शायद ये जो ये बच्चे हैं, अगर had this child been to school, he might not have said what is that bird, he might not have directed towards this aeroplane while saying कि ये bird कौन सा है। तो एक्चुअली जब हम फिर ये जो है पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन्स की जब हम बात करते हैं, एक्चुअली मार्जिनल लोग हम उन लोगों को बोलते हैं पीपुल हु आर डाउन ट्रोडन, पीपुल जो बड़े पसमानदा होते हैं, चाहे आप एजुकेशनली देखोगे या इवन पॉलिटिकली देखोगे, या इवन अगर आप डे टू डे अफेयर्स उनकी लाइफ में देखोगे, बड़े तनहा लोग ये होते हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो ही हम अब जो निर्मला पतोल और किम्पम सिंह है, एक्चुअली ये ट्राइबल, these two writers belong to tribal community, so it's undoubtedly they have portrayed in their poetry the problems, the sufferings, the trials and tribulations of tribal community. So when we look at ज्योति लंजेवर एंड सुखिर थरनी, एक्चुअली ये भी एक पसमानदा कम्युनिटी से आते हैं, बट दे बिलोंग टू अ कम्युनिटी व्हिच वी फेमसली कॉल शेड्यूल कास्ट, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ये पसमानदा तबके माने जाते हैं जब हम इंडिया पे नजर दोहराते हैं। तो लेकिन इनको पसमानदा, यानी कि ये पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, 2011 सेंसस की बात करते हैं, तो वहां पे जो ये है शेड्यूल कास्ट्स की जो तादाद है, यानी कि मोर देन 16% पीपल अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 16.6% पीपल बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट ट्राइब यानी कि कम्युनिटी। तो ये मेन दो कम्युनिटीज हैं, एक को हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, दूसरे को बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि बहुत सारे माइनॉरिटीज हैं। तो वहां पे बहुत सारे तबके हैं इंडिया में। तो ये तबके, यानी कि जब हम ट्राइबल, यहाँ पे मेन दो तबके ये आपको मिलेंगे, ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट, यानी कि डाउन ट्रोडन सेक्शंस जिनको हम बोलते हैं। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ज्योति लंजेवर और सुखिर थरनी जो है, अब जैसे किम्पम सिंह और निर्मला पतोल ने ट्राइबल लोगों की दास्तान अपनी पोइट्री में लिखी, उनकी मुश्किलात क्या है, वो किन प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, वो लाइफ को कैसे जी रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को कैसे झेल रहे हैं। तो वैसे ही ज्योति लंजेवर और सुखिर थरनी शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स की प्रॉब्लम्स हमारे सामने लाते हैं अपनी पोइट्री में। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो यूनिट 3 आपको नजरियाती मबासों और दलित खवातीन की तहरीरों का तज्जिया करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तामीरात की समझ फराहम करेगा। ये खास तौर पर मराठी दलित मुसन्निफ ज्योति लंजेवर के नाम पर तवज्जो मरकूज करेगा। यानी कि जो हमारा तीसरा यूनिट है इस BEGE 143 कोर्स का, वो किस पर निर्भर करता है, उसमें हमें कौन से ऑथर के साथ डील करना है,
वो है ज्योति लंजेवर। तो ये एक्चुअली खुद भी एक दलित कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, यानी कि शेड्यूल कास्ट्स को हम दूसरे अल्फाज में दलित्स भी बोलते हैं। तो ये जो ये दलित का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली जब हम शेड्यूल कास्ट्स की बात करते हैं, इट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर who described scheduled castes as दलित्स, यानी कि उन्होंने ये नाम दिया था, शेड्यूल कास्ट्स को हम इस नाम से बुलाए। लेकिन गांधी जी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स दिस टर्मिनोलॉजी दलित। गांधी गांधी जी जो है, उन्होंने थोड़ा सा उनको लगा कि ये शेड्यूल कास्ट को हम दलित नाम से पुकारते हैं, तो उसने he thought कि it's better to pronounce them their names as, यानी कि जो ये कम्युनिटी है इनको हम अगर अच्छे नाम से यानी कि पुकारे तो वो हरिजन इनके लिए बेस्ट एक नाम रह सकता है। तो यहाँ पे अब जब हम शेड्यूल कास्ट्स की बात करते हैं, जिनकी तादाद मोर देन 16% है इंडियन पॉपुलेशन की, जब हम बात करते हैं, जब हम 2011 की सेंसस की बात करते हैं, तो वहां पे 16.6 यानी कि 16.6% people belong to scheduled caste tribe, and more than 8% people belong to scheduled tribe community। तो जब हम शेड्यूल कास्ट्स की बात करते हैं, तो एक्चुअली ज्योति लंजेवर herself comes from this community which we call as scheduled caste tribe। तो इसमें हम देखेंगे आप लंजेवर किन किन मसाइल को अपने हमारे सामने लाती है। दलित तहरीक की एक मुख्तसर तारीख और इसमें खवातीन के किरदार से आपको दलित खवातीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी शिनाख्त के दावे को पहचानने में मदद मिलेगी। ज्योति लंजेवर की नज़्मों गार और क़यादत पर इस यूनिट में तफसील से बहस की गई है। तामुल दलित खवातीन मसनफ़ा सुकरथरनी पर यूनिट 4 आपको दिखाती है कि हाल दिनों में दलित तहरीक ने किस तरह तरक्की की है। यानी कि ये दो हमारे ऑथर्स हैं, एक तो है सुकरथरनी और दूसरी जो है लंजेवर। तो ये खुद यानी कि शेड्यूल कास्ट ट्राइब से बिलोंग करते हैं। शेड्यूल कास्ट की खुद थी, यानी कि दलित कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। पसमानदा बरादरियों की तहरीक, तारीख और सकाफत दलित खवातीन की मुख्तलिफ शायरी में अपना रास्ता तलाश करती है। आप सुकरथरनी जैसी शायरा के काम में एक अलग निस्वानी आवाज तलाश करने के काबिल हो जाएंगे। इनकी नज़्मों पर ये तज्जिया इन तरीकों के ज़ाहिर दा और बलअवन करता है, जिसमें दलित खवातीन 21वीं सदी की नई दुनिया को फाल खवातीन के तौर पर जवाब देती है। यानी कि जब आप इनकी पोइट्री का मुताला करते हो, सुकरथरनी की पोइट्री का मुताला करते हैं, ज्योति लंजेवर की पोइट्री का मुताला करते हैं, यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ साथ जो औरतें शेड्यूल कास्ट से दलित औरतें जो हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी पेचीदगियों की, उनकी मुश्किलात, क्या क्या वो मुश्किलात लाइफ में देख रहे हैं, कि वो कैसे लाइफ जी रहे हैं, उनको लाइफ में क्या क्या सहना पड़ता है, उन इश्यूज को हमारे सामने बुलाते हैं। जैसे ज्योति लंजेवर एक्चुअली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती है, मराठी कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। जब हम दूसरे सुकरथरनी की बात करते हैं, ये साउथ इंडिया से ताल्लुक रखती है। तो अब हम जब हम दलित कम्युनिटी की बात करते हैं, तो एक्चुअली आप यहाँ पे मैं ये जरूर समझता हूँ आपके साथ ये शेयर करना। जैसे जब हम दलित्स की बात करते हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ये यानी कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स, हिंडरेंसेस Dalits are facing in daily life? There are so many problems which Dalit people experience in their daily life. For instance, they experience they are यानी कि एक पोवर्टी के साथ, यानी कि एक जो पसमानदा तबका हम इनको बोलते हैं, पोवर्टी इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल आइसोलेशन इज अनदर मेजर प्रॉब्लम, यानी कि गुर्बत इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। सोशल आइसोलेशन यानी कि अब ये जो लाइफ दलित जी रहे हैं, ये सोशल आइसोलेटेड अपने आप को समझते हैं। आइसोलेटेड एक अपने आप को कैसे समझते हैं, इनको सोसाइटी शायद वैसे ही ट्रीट कर रही है जैसे अमेरिका में ब्लैक लोगों को ट्रीट करते हैं। फॉर इंस्टेंस
जब हम अमेरिका पे नजर दोहराते हैं, वहां पे मोस्टली वहां पे जो लाइव पीपल है, दे आर मोस्टली वाइट, they are of white complexion, and as and when they see, people from Asia or even more particularly from African continent, they, यानी कि वहां पे वो दूसरे नजर से फिर उन लोगों को देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि their complexion is different from ours, so फिर वो उस नजर से देखते हैं, यानी कि खुद को सुपीरियर समझते हैं। यानी कि इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स में हम उसको, उस प्रोसेस को इथनोसेंट्रिसिज्म का नाम देते हैं। इथनोसेंट्रिसिज्म का मतलब ये होता है कि जब एक बंदा अपने कल्चर को सुपीरियर समझे, यानी कि उसको लगे कि मेरा जो कल्चर है, मेरा जो रहन सहन है, मेरी जो लाइफस्टाइल है, मेरी जो लैंग्वेज है, वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू अदर कल्चर्स। तो वैसे ही ये दलित हैं, इनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे इनको आइसोलेशन की प्रॉब्लम होती है, अनटचेबल्स के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। अनटचेबल्स पे जैसे मेरे जहन में एक नॉवल याद आ रही है, इवन अनटचेबल का टाइटल ही उस नॉवल का नाम है। जैसे वो मुल्क राज आनंद ने लिखी थी एक नॉवल अनटचेबल, मुल्क राज आनंद, well known Indian novelist. In fact, he's being called, he's one of the founders of, Indian English novel. तो जैसे हम आर के नारायण, राजा राव और मुल्क राज आनंद जो है, ये तीन ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली बुनियाद रखी थी हिंदुस्तानी नस्र की। मोर पर्टिकुलरली जब हम नॉवल की बात करते हैं, ये तीन राइटर्स हैं जिन्होंने पहले इंग्लिश लैंग्वेज में बड़े अच्छे तरीके से यानी कि नॉवल को बड़े अच्छे डेकोरम के साथ पेश किया। बड़े, चाहे जितनी भी ट्रेट्स हैं एक नॉवल की, चाहे आप करेक्टर्स की बात करोगे, सेटिंग की बात करोगे, प्लॉट की बात करोगे, यानी कि जितने भी फिर लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ओपन एंडेड नॉवेल्स हैं। तो यानी कि ये जो तीन राइटर्स हैं, मुल्क राज आनंद, राजा राव और आर के नारायण, ये तीन ऐसे राइटर्स हैं, they are being called they are the ones who laid the foundation of इंडियन इंग्लिश नॉवल। इनसे पहले भी कुछ राइटर्स ने नॉवल लिखी थी, लेकिन उनकी नॉवेल्स में शायद आप वो चीजें नहीं देखते हो जो एक प्रॉपर नॉवल में होनी चाहिए। लेकिन ये तीन ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने बुनियाद रखी थी हिंदुस्तानी नॉवल की। तो मुल्क राज आनंद ने एक नॉवल लिखी थी अनटचेबल। जब आप इस नॉवल का मुताला करते हो, जब आप इस नॉवल का बड़े अच्छे से एनालिसिस करते हो, यानी व्हेन यू रीड दिस नॉवल thoroughly, extensively, you just want, यानी कि आपको वहां पे फिर फील हो जाता है कि मुल्क राज आनंद ने ये नॉवल लिखी है शेड्यूल कास्ट्स पे। तो यानी कि इस पे, यानी कि अनटचेबल का यानी कि टाइटल दिया था इस नॉवल का। तो जो अनटचेबल्स के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, जो दलित होते हैं। जैसे अनटचेबल में एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम बाका होता है। बाका के जरिए मुल्क राज आनंद एक दलित कम्युनिटी की फीलिंग्स, वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं सोसाइटी में, वो मुल्क राज आनंद ने इस नॉवल में बड़े अच्छे तरीके से पेश किया है। जैसे इस करेक्ट, यानी कि 1935 में ये नॉवल लिखी गई थी अनटचेबल। और ये जरूरी नहीं है कि मुल्क राज आनंद, जब हम इसकी बात करते हैं, अनटचेबल्स की बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस मुल्क राज आनंद wrote this novel in 1935, so it is not necessary कि जो दलित तब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो शायद आज भी वो फेस कर रहे होंगे, नहीं। ये जरूरी नहीं है कि वही प्रॉब्लम्स फेस आज कर रहे होंगे। maybe they are living a better standard of life, they are not feeling the, yeah, even they are not experiencing the problems which they were facing pre-independence era। तो ऐसा भी हो सकता है शायद वो इन प्रॉब्लम्स को आज भी कहीं पे फेस कर रहे हैं। तो जब अनटचेबल्स का आप मुताला करते हो, बड़ी अच्छी नॉवल है। तो मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव, इन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ भी लिखा है। यानी कि यानी कि व्हेन यू रीड देयर नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, यू वुड कम टू नो कि ये जो ये तीन राइटर्स हैं, यानी कि एक सेंस में क्रिटिसाइज, सेंश्योर करते हैं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को, यानी कि ब्रिटिशर्स को रूलिंग इंडिया।
यानी कि यानी कि जो कॉलोनियल एरा था, जो कॉलोनियलिज्म का दौर था, अपनी राइटिंग्स में ये वो भी दिखाते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस रूल, जो ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं। तो अब आनंद मुल्क राज आनंद जो इस नॉवल में अनटचेबल्स में एक दलित की प्रॉब्लम जो फेस वो कर रहे हैं, हर दिन वो फेस कर रहे हैं। तो इस एक कैरेक्टर है वहां पे बाखा, बाखा के जरिए आपको वो बड़े अच्छे तरीके से यानी कि बोलता है कि ये प्रॉब्लम्स दलित कम्युनिटी फेस कर रही है। फॉर इंस्टेंस बाखा यानी कि बाखा अब माउथ पीस है, स्पोक्समैन है मुल्क राज आनंद का, किन की तरफ से? दलित कम्युनिटी की तरफ से। तो बाखा somewhere says they always abuse us because we are sweepers, because we touch dung, this they hate dung। यानी कि जब हम दलित कम्युनिटी की बात करते हैं, यानी कि दे आर मोस्टली डूइंग मीनियल जॉब, मीनियल प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हैं। जैसे मुल्क राज आनंद इस नॉवल में वो दिखाते हैं कि बाखा के कैरेक्टर को, बाखा को यानी कि जब उसमें जो यानी कि ये वैसी बात है कि जब वो काम के लिए जाता है, जो लोग होते हैं वो दूसरी नजर से देखते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि खाली ये एक ही कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम हो, ये जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम खाली दलित फेस कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस इस नॉवल में अनटचेबल में मुल्कराज आनंद इसको जैसे बाखा को बुला रहे हैं, बाखर says they always abuse us, यानी कि because we are sweepers, यानी कि वो हमें गालियां देते हैं, दूसरी नजर से देखते हैं, यानी कि बड़े नीचे नजर से देखते हैं। तो ये जरूरी नहीं, दूसरे कम्युनिटी में भी अगर हमें प्रॉब्लम्स, शायद ये प्रॉब्लम्स हमें दूसरी कम्युनिटीज में भी नजर आ रही है या आ रही होंगी आप लोगों को भी, कि जब भी हम ऐसे ही आप लीजिए, अगर आपके पास स्वीपर कोई आप शायद अगर आप में ये सेंस है कि वो किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता है, बड़ा लोअर प्रोफेशन से आता है, then in your eyes that person is untouchable for you। तो फिर इसमें बाखा आगे लिखते हैं, बाखा जो है मुल्कराज आनंद इस नॉवल में आगे लिखते हैं, these words are spoken again by Bakha। He says a true child of the outcast colony, where there are no drains, no light, no water, where the day is dark as the night and the night pitch dark। तो यहाँ पे 1930 में ये नॉवल लिखी गई थी, यानी कि 1920s और 30s के एरा जो है, इस नॉवल में आपको मुल्कराज आनंद प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं कि दलित को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स तब की सोसाइटी में फेस करनी पड़ रही थी। फॉर इंस्टेंस यानी कि आउटकास्ट कॉलोनी में रह रहे हैं ये जो ये दलित कम्युनिटी है, यानी कि इनको एक अलग कॉलोनी में रखा गया, इनको ये वहां पे रहते हैं, उस जगह पे इनका मकाम है जहां पे कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का तो नाम निशान ही नहीं है, इवन वहां पे पानी तक इनको नहीं मिलता है। यानी कि एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो ये दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। जब हम मुल्कराज आनंद की इस टेक्स्ट को देखते हैं, नो वाटर, इसमें आपको पता चल जाता है कि ये जो दलित है इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कभी कभार इनको यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको पानी अपने यानी कि उनकी जो ट्यूबवेल्स होते हैं, यानी कि उनको वो वहां से पानी नहीं लेने देते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि जो 1930s में जो प्रॉब्लम्स दलित फेस कर रहे थे वो आज फेस कर रहे होंगे। तो फिर दलित की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत जान लगाई इसमें। वी ऑल नो कि डॉक्टर अम्बेडकर खुद भी ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। तो अब जो दलित हैं ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जैसे अभी हम तो गुर्बत की बात कर रहे थे, एलिनेशन की बात कर रहे थे, इलिटरेसी भी इनमें कुछ ज्यादा ही इसका रुझान है, यानी कि जो पढ़ाई की तरफ इतना उनका रुझान नहीं है, यानी कि फिर पुअर हेल्थ कंडीशंस, और ये लैंडलेस होते हैं, यानी कि दे आर मेंटेनिंग देयर लाइफ, दे आर जैसे वो दिन भर के लिए काम के लिए जाते हैं, फिर वो जो वो वहां से कमाते हैं उसी पे उनका दुर्मदार होता है। एंड अनदर मेजर प्रॉब्लम दे फेस इज दिस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पीपल आर शोइंग डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स दलित्स, यानी कि जाने गए बड़ी दूसरी नजर से देखना, यानी कि नीची नजर से देखना। तो इसी के लिए फिर जब अगर आप इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड टू नो
who are these Dalits, what are their problems. Then it's better to study Dr. B.R. Ambedkar, read his works, particularly the Annihilation of Caste, which he जब जो बुक उसने 1936 में लिखी थी. He wrote another important book, Who Were the Shudras, 1946 में ये लिखी थी उसने ये बुक. और अगर ये दो बुक्स हैं, द एनालिसिस ऑफ कास्ट और हु वर द शूद्रास, तो यहाँ पे आपको दलित्स के बारे में आपको मौका मिलेगा पढ़ने का कि इनकी किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं इनको, यानी कि अगर आइसोलेशन में ये लाइफ जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं, अगर इनको लोग दूसरी नजर से देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं. तो देन इट्स बेटर फॉर यू टू रीड दीज टू बुक्स, द एनालिसिस ऑफ कास्ट एंड हु वर शूद्रास, which were written by Dr. B.R. Ambedkar, who was a well-known economist. Even he headed the committee of drafting committee, Constituent Assembly की जो drafting committee थी उसके भी वो head थे. यानी कि जब प्री इंडिपेंडेंस इरा की जब हम बात करते हैं, जब इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ आ रहा था, तो फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तश्कील जब उसका दिया गया, फिर उसको हेड बनाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल था, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो फिर जब हम ज्योति लंजोवर की बात करते हैं, ये भी जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वैसे ही एक राइटर है ज्योति लंजोवर, ये भी एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है. ज्योति लंजोवर महाराष्ट्र की एक दलित नस्वानी शायरा थी, नागपुर के एक मुतस्सित घराने में पैदा हुई. यानी कि ज्योति लंजोवर जो है बिल्कुल 3 साल बाद आजादी के बाद, यानी कि 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, उसके बिल्कुल 3 साल बाद इसका जन्म होता है महाराष्ट्र में. तो एक महाराष्ट्र के नागपुर में एक गांव में. तो फिर इसका जो देहांत होता है वो 2013 है. तो ये एक शायरा है, इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं. लंजवार ने मराठी में पीएचडी की है, इसलिए यानी कि मराठी लैंग्वेज जो है, यानी कि इसने उसमें पीएचडी की डिग्री की है, यानी कि डॉक्टरेट डिग्री भी इन्होंने हासिल की थी. वो नागपुर यूनिवर्सिटी के शायरी बंजानी स्टेट कॉलेज में पढ़ाती थी. यानी कि इसके साथ साथ, यानी कि पहले तो शायर भी थी, उसके साथ साथ टीचिंग प्रोफेशन में भी थी, और उन्होंने पीएचडी डिग्री भी हासिल की थी. वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि रुकन थी और खवातीन के महाज की सदारत करती थी. इसने नमतन आंदोलन में हिस्सा लिया, जो मराठा यूनिवर्सिटी होने का नाम बदलकर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखने के लिए शुरू की गई जद्दोजहद थी. आखिरकार इससे बाबा साहब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया. देशा इनका पहला शायरी मजमूआ था, जो जिसके बाद जब लंजवार जात तबके और जिन्स के मसाइल और अवाम के इम्तियाज़ात की वजह से खवातीन का इस्तेसाल करने के तरीके से गहरी वाकफियत रखती थी. तो जब हम लंजवार की बात करती हैं, शी इज अ वेल नोन दलित फेमिनिस्ट राइटर, पोएट फ्रॉम महाराष्ट्र. Actually, she was born in Nagpur exactly after 3 years of independence of India, and she did PhD in Marathi language. After that, she used to taught at City College, Shri Binzani, which is a constituent college of Nagpur University. She was a member, यानी कि ये जो एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मेंबर भी रह चुकी है. नमंतर आंदोलन जो चली थी, क्योंकि एक नेम कंफ्यूजन हो गया था, नेम चेंज चाह रहे थे, यूनिवर्सिटी का नाम हम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी रखे जो पुणे में है, यानी कि फिर नाम पे कुछ तहरीक वहां पे चली थी, इसमें भी इसने हिस्सा लिया था. तो इसने बहुत सारी कलेक्शन ऑफ पोएम्स भी इसने पब्लिश की है. तो लंजवार का ताल्लुक दलित खवातीन मसनफीन की दूसरी नस्ल से है, अपने यानी कि दूसरी जनरेशन से ये ताल्लुक रखती है. अगर हम इसका लंजवार की बात करेंगे, तो जब हम इसके पोइट्री का ताल्लुक, जब जहाँ तक इसकी पोइट्री का ताल्लुक है, अपने हम असू कंपोज पौडे और अरमिल्ला और की तरह इसने यकीन के साथ लिखा. पंडित के मुताबिक ये खवातीन एक शायरी और सनती दुनिया में आई, जिसने उन्हें एक मुंतखब जदीदियत अता की. एक तरफ सब्ज इनकलाब के बाद शहरों की तरफ हिजरत पर मजबूर किया गया, और दूसरी तरफ बुद्ध मत में तब्दीली ने इन्हें एक गैर मामूली खुद एतमादी अता की है.
इस तनाजुर में दलित खवातीन ने 1980 की दहाई के सवारना फेमिनिज्म के खिलाफ अपना अपना तर्जुल तैयार किया, जिसमें जात पात के सवाल को नजरअंदाज किया गया। तो जब जहां तक लंजवार की बात है, शी बिलोंग्स टू द सेकंड जनरेशन ऑफ दलित विमेन राइटर्स। यानी कि जब हम दलित राइटर्स की बात करते हैं, इनसे पहले भी कुछ राइटर्स थे जिन्होंने लिखा था, स्पेशली जो अर्लियर जनरेशन थी, जिनको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ दलित राइटर्स कहते हैं। यू कैन कैटेगराइज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन दैट कैटेगरी। तो उसके बाद जब दूसरी जनरेशन है, वो उसमें लंजीवार इस सेकंड जनरेशन ऑफ पोइट्स राइटर्स तबके से बिलोंग करती है। तो इसने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, और इनकी पोइम्स में भी आप यही यानी कि दलित कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स जो हैं, मोर पर्टिकुलरली द प्रॉब्लम्स व्हिच वुमेन आर फेसिंग, उन प्रॉब्लम्स को हमारे सामने ये लाती है अपनी जो इसकी पोइम्स है। तो फॉर इंस्टेंस, जब हम अभी पहले बात कर रहे थे, लिंडोवर्क की बात कर रहे थे, तो जब हम जॉर्ज ऑरवेल के एस्से का मुताला करते हैं, which I described at the very outset of this lecture, George Orwell wrote an essay which is entitled as Why I Write. इस essay में जॉर्ज ऑरवेल लिखता है कि एक तबका राइटर्स का ऐसा होता है, यानी कि वो अपने बारे में लिखता है कि वो राइटर क्यों बना, उसके क्या वजूहात है राइटर बनने के। तो उसमें से आपको जो कुछ नुकात मिलते हैं, वहां से आपको कुछ थीम मिलता है, वहां से आपको लगता है कि जॉर्ज ऑरवेल जो लिख रहा है अपने बारे में, वो क्यों लिख रहा है, पर्पस क्या है। तो वहां से आप ये ले सकते हो कि बहुत सारे राइटर्स उसी कैटेगरी में आप फिट कर सकते हो। क्योंकि जब हम जॉर्ज ऑरवेल का कहना है कि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो लिखते हैं, लेकिन वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उनकी वो खाली जो प्रॉब्लम्स उनकी सोसाइटी में हो रही है, इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उन प्रॉब्लम्स को आपके सामने लाना चाहता है, रीडर के सामने लाना चाहता है। तो वैसे ही लंजवार की जब हम बात करते हैं, ज्योति लंजवार की बात करते हैं, इसका भी यानी कि हर पोइट्री इज मेनली फॉर लाइफ सेक। यानी कि whenever you are going to study her poems, you would find Jyoti Lanjavar, or invariably, she's in a structure for you. She behaves like a teacher, a moralist. यानी कि उनकी पोइम एक टीचर के काम जैसे वो करती है। जैसे वर्ड्सवर्थ का कहना है कि जैसे वर्ड्सवर्थ बिलीव करते थे कि वो खुद के बारे में लिखता है कि कंसिडर माई सेल्फ एज अ टीचर। यानी कि जो जब भी आप वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को पढ़ोगे, वहां पे आपने समझना है कि वर्ड्सवर्थ एक टीचर का काम कर रहा है। यानी कि वर्ड्सवर्थ आपके लिए एक उस्ताद है। यानी कि उस्ताद यही काम करता है कि वो आपको बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको सिखाता है, समझाता है। तो वैसे ही वर्ड्सवर्थ की पोइम से आपको क्या मिलता है, वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ, इट वाज वर्ड्सवर्थ हु had himself, उसने अपने बारे में लिखा था कि जब भी आप मेरी शायरी पढ़ोगे तो मेरी शायरी को पढ़ने से पहले मेरे को एक उस्ताद की नजर से देखना। यानी कि कनोटेटिवली वहां पे क्या मीनिंग आपको समझ आती है, सब मीनिंग यही मिलती है आपको कि जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है वहां पे आपको मिल रहा है कि ही इज एन इंस्ट्रक्टर फॉर यू, ही इज टेलिंग यू कि do this thing instead of that thing. For instance, Wordsworth, he was he's being considered one of the greatest poets of nature. Wordsworth की पोइट्री का जब आप मुताला करते हैं, you would find Wordsworth always telling you कि नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं obey them, यानी कि respect them, do not spoil the natural objects। यानी कि वहां पे आप सच में एक वर्ड्सवर्थ एक टीचर का काम आपके लिए कर रहा है। वैसे ही ज्योति लंजवर जो है, यहाँ पे इनकी शायरी में, इनकी पोइम्स में आपको यही देखने को मिलेगा कि ये भी अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स जो है, यानी कि ये खाली अपनी इसके क्या इमोशंस हैं, इसकी क्या पर्सनल लाइफ है, ये उनसे कुछ आगे सोच रही है, ये कम्युनिटी की सोच रही है, ये कम्युनिटी के इश्यूज को आपके सामने ला रही है। तो वैसे ही जैसे इसने कहीं पे लिखा भी है कि माई पोइट्री इज अबाउट ह्यूमैनिटी एंड इट इज सीमिंगली एंडलेस स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल, फॉर चेंज, फॉर जस्टिस।
it's a wonderful process of all those voices coming out of me. यानी कि she is representing the sentiments emotions of a community. यानी कि जब आप इसकी पोइट्री का मुताला करते हो वहां पे आपको लगता है कि ये एक कम्युनिटी की फीलिंग्स आपके सामने रख रही है, ये दलित कम्युनिटी के इश्यूज को आपके सामने रख रही है। यानी कि इसकी जो एक पोइम है द केव इसकी एक पोइम है, यानी कि इट्स अ वंडरफुल पोइम। यू कैन डिस्क्राइब इट एज अ प्रोटेस्ट पोइम। इन दिस पोइम यू वुड सी कि जो द केव्स में आपको यानी कि दिखेगा कि जो एक दलित कम्युनिटी है इनको कैसे सबजुगेट किया जा रहा है, ओप्रेस किया जा रहा है, दूसरी नजर नीचे नजर से देखा जा रहा है, इनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो आज सोसाइटी में जितने भी ये प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं द केव्स में वो आपके सामने रख रही हैं। फॉर इंस्टेंस शी राइट्स आई हैव बीन इन दिस पोएम द केव्स। आई एम गोइंग टू रिकॉल फ्यू lines from this particular poem which is entitled as the caves and the line and जो इसमें कुछ लाइन्स है वो ऐसी है अपने यानी कि प्रोटेस्ट कैसे कर रही है, यानी कि ये बड़े शी इज एंग्री, यू नो शी इज एनरेज्ड, शी इज इनफ्यूरियस, यानी कि बड़े गुस्से में है। गुस्से में क्यों है? क्योंकि ये देख रही है कि इसकी कम्युनिटी के साथ बड़े बड़े अच्छे से सलूक नहीं किया जा रहा है, लोग इनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जैसे हम मुल्कराज आनंद की बात कर रहे थे, उसने भी यही प्रॉब्लम लिखी थी जो उस अनटचेबल में। वैसे ही ज्योति लेंजवर्जा द केव्स एक पोएम है इसकी, इसमें भी वो एक प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट किस बात की कर रही है कि जो दलित कम्युनिटी है, जो दलित विमेन है, इनको मेन स्ट्रीम कल्चर में यानी कि अच्छे से देखा नहीं जाता है और उसकी वजह से फिर ये आइसोलेट होते जा रहे हैं मेन स्ट्रीम कल्चर से। फॉर इंस्टेंस अब इनकी जो ये प्रॉब्लम है वो इस पोएम में लिख रही है, जैसे वो लिख रही है आई हैव बीन साइलेंट ऑल दीज इयर्स, यानी कि अब जितने भी ये साल हैं, जितने भी ये टाइम था, ये बड़े उदास रह चुकी है, बड़े अंदर से ही सोच रही है। लिसनिंग टू द वॉइसेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बहुत आवाजें मैंने सुनी, बहुत बातें मैंने सुनी, बड़ों से बातें सुनी, फोर फादर्स से हमने सुना, कुछ और लोगों से सुन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं दिस इज आवर डेस्टिनी, कि हम ऐसी कम्युनिटी में जो हम पैदा हो गए, ये हमारी डेस्टिनी में लिखा गया है कि यू विल बी ह्यूमिलेटेड, यू आर गोइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ, जैसे वो यानी कि वो मार्जिनलिटी। तो फिर वो लिख रही है हाउ डिड वी एवर रीच दिस प्लेस, यानी कि हम कैसे उस जगह तक पहुंचे, हम कैसे वो मकाम पाए, हम कैसे वो इज्जत पाए जो बाकी लोगों को सोसाइटी में मिल रहा है, जो बाकी कम्युनिटीज को सोसाइटी में मिल रहा है, जो बाकी कम्युनिटीज को देख के लोग नहीं भाग रहे हैं। लोग जैसे दलित कम्युनिटी से वो भाग रहे हैं, उनके साथ बात भी नहीं कर रहे हैं, उनको अपने ट्यूबवेल से वेल से पानी भी नहीं लेने देते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम है जो दलित फेस करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो वही इन्हीं प्रॉब्लम्स को यानी कि इस पोएम में वो रख रही है। Then she writes, how did we ever reach to this place which never gave us, यानी कि ever the life of cats and dogs, यानी कि अब ये इस पोएम में लिख रही है कि इनको ना बड़े अच्छे से कभी ट्रीट नहीं किया गया है। तो इस पोएम का जो मुताला है, इस पोएम का जो मकसद है, इस पोएम का जो एम है, द मेन थीम ऑफ दिस पोएम which is entitled as the caves, which is written by ज्योति लेंजवर, इसका ये है कि इसमें वो एक दलित कम्युनिटी जो है वो सफोकेटेड है, वो सबजुगेटेड है, वो ऑप्रेस्ड है, बड़े मुश्किलात से वो लाइफ जी रहे हैं, बड़े प्रॉब्लम्स को वो झेल रहे हैं सोसाइटी में, दिन रात उनको इसी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस जब हम इंडियन प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करेंगे, प्री इंडिपेंडेंस एरा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी दलित कम्युनिटी को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको झेलने पड़ रहे थे, इनको सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी थी। लेकिन आफ्टर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत यानी कि ख्याल रखा गया था जो जैसे वो पसमानदा तबके होते हैं या जिनको हम माइनॉरिटीज के नाम से देखते हैं,
तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दलित्स के लिए जो भी माइनॉरिटीज है, whether it is Dalits, whether it is scheduled castes और even Muslims, Sikhs, तो जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इनको फिर इनके लिए भी बहुत सारे संविधान रखे गए हैं, स्कीम्स रखी गई है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनके लिए लाए गए हैं, तो सो दैट कि इनको पॉवर्टी से निकाला जाए, इनके लिए एजुकेशनल यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए अलग रिजर्वेशन रखी गई है। इवन if a boy or girl is belonging to scheduled caste tribe or even scheduled tribe से वो belong करती है, उनके लिए they are having special reservation in private schools, private higher educational institutions, उनके लिए वहां पे उनको अलग रिजर्वेशन रखी गई है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए अलग रिजर्वेशन है, स्कॉलरशिप्स इनके लिए अलग है, फेलोशिप्स का प्रोग्राम इनके लिए रखा गया है, औरतों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इनके लिए रखे गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दलित कम्युनिटी से जो औरतें होती हैं उनके लिए अलग स्कॉलरशिप देती है। तो कहने का मतलब यह है कि दलित कम्युनिटी को प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए, यानी कि पुअर्टी से बाहर लाने के लिए, इलिटरेसी से बाहर लाने के लिए, वो जो कॉन्सेप्ट है सोशल आइसोलेशन को बाहर उससे बाहर लाने के लिए फिर इनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है, इनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनके एरियाज में सेटअप किए गए हैं, इनको एजुकेशनल यानी कि अब इनको एजुकेशन दी जा रही है। तो अब इनको यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इनको नहीं लगना चाहिए कि यानी कि वो जैसे वो सिटीजन्स को अदर के नाम से बोलते हैं, तो उसको दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैव डन number of programs, they have taken number of initiatives for the upliftment of the minorities like scheduled castes and scheduled tribes। तो लेकिन जब हम इस पोएम का मुताला करते हैं, इस पोएम में आपको जो दलित कम्युनिटी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में ज्योति लंजावर इस पोएम में लिख रही है। तो फिर दूसरी पोएम इसकी जो है लीडरशिप, इसकी एक और पोएम है, इसमें वो लीडरशिप के बारे में यानी कि लिख रही है, यानी कि वो लिख रही है कि जो दलित कम्युनिटी है, अगर ये इनकी कोई प्रॉब्लम्स है, इनको एक बंदा ऐसा होना चाहिए, एक एबल लीडर होना चाहिए who could कन्विंस जो भी जिनके सामने ये बात रखना चाहते हैं, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम आगे रखना चाहते हैं। तो इतना ही नहीं, इनके लिए बहुत सारी सुविधाएं रखी गई है, इनके लिए इवन दे आर हैविंग उनके लिए अलग सीट्स भी होती है, रिजर्व सीट्स होती है, चाहे आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करोगे, चाहे आप असेंबलीज या पार्लियामेंट की बात करोगे, इलेक्शन जब होता है इनके लिए भी अलग इन कम्युनिटीज के लिए अलग सीट्स होती है। इतना ही नहीं, इनके लिए रिजर्वेशन होती है, जॉब्स में भी इनके लिए रिजर्वेशन होती है। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरी पॉइंट है जो भी दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसका नाम है सुखतरनी। तो एक्चुअली इसका जो जन्म हुआ था, शी वाज बोर्न इन ललितपुर, एक वेलोर डिस्ट्रिक्ट में ये इसका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में। तो यानी कि इसने भी एक टीचिंग प्रोफेशन से ये भी बिलोंग करती है। तो इसने भी बहुत सारी पोइम्स लिखी है। तो जब हम इसकी पोइम्स का मुताला करते हैं, इसकी भी यही प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो। इनकी प्रॉब्लम्स ये है कि इनकी प्रॉब्लम्स जो आप पोइट्री में देख रहे हो वो यही है कि जो विच यू हैव सीन इन द पोइट्री ऑफ ज्योति लंजावर की पोइम्स में जो आपने देखा है, उनकी पोइम्स में सुरखतनीज पोइम्स में भी आप यही प्रॉब्लम्स देख रहे हो कि जो दलित कम्युनिटी है, जो दलित वुमेन है, इनको कौन कौन से इश्यूज डे टू डे लाइफ में आते हैं, इनको कौन कौन सी मुश्किलात लाइफ में आती है। इसने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, फिर उन पोइम्स को बुक्स की तश्कील में लाया गया है। इसने तमिल में भी लिखा है। तो इसकी जो पोइम्स हैं, इसकी जो पोइट्री कलेक्शंस हैं, उसमें है होल्ड माय हैंड लिसन टू माय ड्रीम्स, होल्ड माय हैंड लिसन टू माय ड्रीम्स, ये कलेक्शन 2002 में पब्लिश हुआ था। द नाइट बीस्ट एक और इसकी कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। फिर इसके अनटचेबल किस, ये इसकी और एक और पोइट्री कलेक्शन है। द फ्लावर ऑफ लस्ट, ये भी इसकी एक और पोइट्री कलेक्शन है। योर्स यू, ये एक इसकी और एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है।
तो एक्चुअली नाउ अब इसका जो रुझान है, ये इसका रुझान अब नॉवल की तरफ भी है, यानी कि poet तो वो है ही, she is a well established poet. Now she wants to, devote some time for novel writing. Now she wants to become a novelist, maybe like Muluk Raj Anand. तो इसने भी बहुत सारे अवार्ड्स पाए हैं। तो इसने यानी कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में भी आई है। तो ये दूसरे तमिलनाडु में जितने भी पोइट्स हैं, ये उनके साथ साथ लिख रही है। तो लेकिन अब ये है कि जो अब इसकी पोइट्री देखते हो, इसकी पोइम्स देखते हो, वहां पे आपको यानी कि इमोशनल नोट मिलता है हर पोइम्स, यानी कि देयर इज दिस नोट ऑफ यानी कि खुद के बारे में, यानी कि ये इसने खुद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स फेस की है, बीइंग अ दलित वुमन, अपने पोइम्स में वो लिख रही है, अपनी बुक्स में वो लिख रही है, यानी कि कहीं कभी कभार ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी इसकी पोइम में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इसने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की है सोसाइटी में, बीइंग अ दलित वुमन, इसने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की। फॉर इंस्टेंस जैसे अभी हम बात करेंगे, इसकी जो ये पोइम है द पेरिया गॉड, बड़ी अच्छी पोइम है इसकी। इसमें वो आपको दास्तान किसके बारे में लिख रही है, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे हम अभी आपको बोल रहे थे कि देयर इज दिस नोट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन हर पोएम्स, यानी कि इसकी पोएम्स में आपको यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलेंगे। खुद इसने क्या देखा है, क्या फेस किया है, उन इवेंट्स को वो लिख रही है, उन इवेंट्स को वो आपके सामने ला रही है। जैसे द पोएम पेरिया गॉड है, इसमें आपको एक एक्चुअली दलित कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स वो आपके सामने रख रही है। इसमें वो रख रही है आपकी प्रॉब्लम्स जो क्या रख रही है दलित कम्युनिटी की, वो एक्चुअली इसमें रख रही है पैरिया गॉड। ये मान लीजिए कि जैसे दलित कम्युनिटी में बहुत एक तबका ऐसा भी है, वो भजन गाते हैं अगर कोई किसी की शादी होती है, या इवन कभी कभार कोई फेस्टिवल होता है, या इवन किसी की डेथ भी होती है, या कभी एक रिचुअल पार्ट में ये होता है कि ये फिर गाने बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। यानी कि दलित कम्युनिटी में एक तबका ऐसा भी है जो पैसे कमाने के लिए शादी में जाते हैं, पैसे कमाने के लिए वो रोड पे भी कुछ म्यूजिक लगाते हैं, या कभी कभार वो जो अमीर लोग होते हैं उनके घर जाते हैं, उनको फिर कुछ सुनाते हैं, गाने सुनाते हैं, सो दैट दे कुड अर्न सम मनी फॉर देयर दिस प्रोफेशन जो है। वैसे ही जब हम इस पोइम का मुताला करते हैं तो इसमें आपको पता चल जाता है कि ये पोइम है, इसमें आपको ये जो एक्चुअली जो है सुकृतनी जो है, सुखीथरनी का जो फादर था और इसका जो ग्रैंड फादर था, वो एक्चुअली वो यही काम कर रहे थे, मोर पर्टिकुलरली हर ग्रैंड फादर। वो यही, जैसे वो अभी हम बोल रहे थे, जैसे फेस्टिवल्स हुआ करते हैं, या जैसे रिचुअल्स होते हैं, जैसे शादियां होती हैं, फिर वहां पे ढोल बजाना, गाने गाना, तो एक नॉर्म होता है ट्रेडिशनल लाइफ वे में। जैसे फिर वहां पे फिर वो कुछ पैसे उनको दिया जाता है। तो अब यानी कि एक पोइम में वो लिख रही है कि वो जो एक पोइम में लिख रही है कि जब यानी कि बीइंग अ दलित वुमन, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। जैसे कि एक पोइम में वो लिख रही है, सुकरतरनी एक पोइम में लिख रही है कि एक दिन ये इसको डर रहता था क्लास में कि इसका उस्ताद इसको मारे ना, छड़ी से इसको मारे ना, क्योंकि वो जो वहां पे उस्ताद था, मे बी ही बिलोंग टू अपर क्लास स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, सो दैट इसको उस पोइम में वो ये लिख रही है कि वो जो टीचर है वो इसको शायद टॉन्ट किया करता था, योर फादर इज पैरिया, यानी कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, ही इज नॉट अर्निंग टू मच। तो इसको डर लगता था कि अब ये दूसरे स्टूडेंट्स के सामने मेरे को ह्यूमिलेट ना करे, मेरे को ऐसे कोई अल्फाज ना कहे, तो डर रहता था। तो ये एक नोट आप इसकी पोइट्री में देखते हो, ये जो सब्जेक्टिविटी यानी कि खुद के बारे में ये लिख रही है। तो यानी कि खुद के बारे में लिख रही है, उसने उसकी बीइंग अ दलित वुमन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की है, क्या वो एक्सपीरियंस उसने किया है सोसाइटी में। तो इस पोइम में भी आपको वही चीजें मिल रही हैं कि जो दलित कास्ट, जो दलित कम्युनिटी है, जो दलित है, इनको जो सोसाइटी में बड़ी दूसरी नजर यानी कि एक अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, इनको
बड़े दूसरे नजर से ट्रीट किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे हमें बात नजर यानी कि जहन में एक बात, एक थ्योरिस्ट आ रहे हैं, उसकी बात याद आ रही है, फ्रांसिस फैनन उसका नाम है। बड़े अच्छे थ्योरिस्ट थे, बड़े अच्छे राइटर माने जाते हैं। स्पेशली इसकी एक बुक है ब्लैक सिकिन व्हाइट मास्क। तो इस 1952 में ये बुक पब्लिश की गई थी। ये ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क है, इसमें आपको यानी कि अभी आप बात कर रहे थे दलित कम्युनिटी की, दलित को लग रहा है कि उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, यानी कि फॉर इंस्टेंस उनको आइसोलेशन में लाइफ गुजारनी पड़ रही है। दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स, यानी कि उनको जो वाटर भी नहीं लेने देते हैं, चाहे ट्यूबवेल हो, वेल्स से पानी ले रहे हो, या इवन इनके साथ दूसरी कम्युनिटी के लोग शेयर करें खाना, उन प्रॉब्लम्स को वो हमारे सामने ला रही है। वैसे ही यहाँ पे बात हमारे जहन में आ रही है, फ्रांसिस फैनन की बात हमें याद आ रही। फ्रांसिस फैनन ने एक बुक लिखी है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। 1952 की बात है जब इसकी बुक आई थी मार्केट में। तो इसमें वो दिखा रहे हैं, इस बुक में वो एक्चुअली लिख रहे हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यानी कि एक बड़े जिनको हम गोरे के नाम से बोलते हैं, व्हाइट पीपल, यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है, वी ऑल नो कि जो यूरोप जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, most of the time is they are ethnocentric. They believe their culture is superior to rest of the cultures of the world. They believe they are the ones who were ruling one third of the world at one point of time. They believe yani, they are the ones who have given technology, medical inventions. They have given these things to world. For instance, if we are going to look at this internet, television, railway stations, or even aeroplanes, even medical inventions, you cannot deny this fact that these things have come from the West. ये वेस्ट यानी कि वेस्ट की ही ये देन है, वेस्ट ने ही इन चीजों पे काम किया था। यहाँ पे यू विल हैव टू गिव क्रेडिट टू दी वेस्टर्न सिविलाइजेशन कि उन्होंने ये चीजें लाई हैं, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने ही बल्ब पहले इजाद की, उन्होंने ही रेलवे स्टेशन का इनेकाद ला किया था, उन्होंने ही इब्तिदा की थी एरोप्लेन्स की, कंप्यूटर्स की, यानी कि फोटोग्राफी की, इंटरनेट की, टू नेम अ फ्यू। तो लेकिन अब इन ये चीजें इन्होंने दी हैं। दे हैव प्रोड्यूस्ड so many great scientists like Einstein, Newton, Marie Curie, Rutherford, Fleming, यानी कि बहुत सारे राइटर्स या बहुत सारे ग्रेट माइंड्स इन्होंने दिए हैं। लेकिन अब ये क्या देख रहे हैं, जो फ्रांसिस फैनन ने ये दिखाता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन दो दे हैव गिवन सो मच टू दिस वर्ल्ड, तो बट उनकी ये प्रॉब्लम है, दे कंसीडर देमसेल्व्स एज अ सुपीरियर रेस vis-a-vis रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने ये चीज किया है। वो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क एक्चुअली जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, व्हेन दे look at the for instance people who belong to Asia or even Africa or even Latin America, वो इनको लगता है कि इनका कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है, इनका स्किन डिफरेंट है, ये हम जैसे नहीं है, ये हमसे नहीं मिल रहे हैं, इनका कलर कुछ और है। तो वो कलर की बुनियाद पे हमें इंफीरियर समझते हैं, वो कलर की बुनियाद पे हम जज करते हैं कि इट्स अ प्रिमिटिव सिविलाइजेशन, यानी कि ये वो है अनएनलाइटेंड है, यानी कि अनइंटेलेक्चुअल्स है। और यानी कि फिर ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क में यही दिखाता है आपको कि जो फ्रांसिस फैनन है, ये दिखाता है आपकी डाइकोटोमी, डिफरेंसेस सोसाइटी में कैसे पैदा होती है। इट्स आइडियोलॉजिकल, यानी कि आपकी दिमाग पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है। जब आप किसी में फ्रांसिस फैनन वो लिख रहे हैं कि ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये उनको पहले यानी कि उनके दिमाग में ये बात अब बैठ चुकी है कि जो वेस्ट से बाहर की दुनिया है, जिनका कलर कुछ डिफरेंट है, वो प्रिमिटिव सिविलाइजेशन है, वो अनएनलाइटेंड सिविलाइजेशन है, वो अनएजुकेटेड सिविलाइजेशन है, वो इरेशनल है, यानी कि वो दे डोंट लुक एट थिंग्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू,
they are not what we call, rationalists, pragmatists. तो उन चीजों की वजह से फिर फ्रेंड्स फैन इसमें यही प्रॉब्लम हमारे सामने लाता है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये जो गोरे हैं, जब भी इनके सामने कोई ब्लैक पीपल आते हैं, ये इनको दूसरी नजर से देखते हैं, यानी कि एलिनेट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक और बात मेरी जहन में आ रही है, जैसे अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने, वो भी ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी एक स्पीच दिया था 1960s के दौर में, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो उसका एक स्पीच था, वो उस स्पीच में क्या बोलता है, उस स्पीच में उसकी डिमांड यही होती है कि उसके जो मानना यही होता है कि जो अमेरिकन सिविलाइजेशन है, जो अमेरिका है, ये हमें दूसरी नजर से देखते हैं, दूसरी नजर से ट्रीट करते हैं, ये हमें ब्लैक ब्लैक पीपल कंसिडर करते हैं, काली नजर, यानी कि इनकी नजर में लगता है कि ये दूसरी तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर इस, यानी कि आई हैव अ ड्रीम, ये एक ऐसे, ये जो एक स्पीच दिया था, आई हैव अ ड्रीम स्पीच व्हिच वाज पब्लिश्ड इन अ बुक फॉर्म एज वेल। तो उसमें यहाँ पे आपको यही मैं बोल रहा हूँ कि एलिनेट होते जा रहे हैं जो ब्लैक पीपल है वहाँ पे अमेरिका में, उनको लग रहा है कि जो यूरोपियन वहाँ पे जो व्हाइट पीपल है उनको एलिनेट करते जा रहे हैं। वैसे ही दलित्स को लग रहा है कि जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उससे दूर होते जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इसमें जो भी कुछ रहता है इस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सम अप करने की कोशिश करेंगे, और भी क्या क्या प्रॉब्लम इसे फेस कर रहे हैं, या इन ज्योति लंजेवर और करकरेंगे और क्या इश्यूज अपनी पोएम्स में रखे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।